गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ इसके पहले हम लोग 352 प्रश्नों को देखा था और इसके बाद से अब 353 के आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो प्रश्न है ये सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो वर्ग 3 से 5 और 6 से 8 तक के विज्ञान और पर्यावरण के सभी प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड पर हैं और एससीईआरटी के पैटर्न पर हैं, जो बिहार के विद्यालयों में जो सिलेबस हैं। तो देखिए, इसमें पहले आज का पहला ये प्रश्न है कि जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो आखिर उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा। तो उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होता है, विद्युत धारा पर परिपथ में क्या होता है कि उसमें परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद से देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाता है। बल्ब जो जलता है तो वो गर्म भी हो जाता है, उसका क्या कारण है। तो बल्ब जो गर्म हो जाता है यानी कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से, यानी कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उसके कारण चमकता हुआ जो बल्ब है यानी कि जलता हुआ बल्ब गर्म हो जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसके लिए। और देखिए, इसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव भी हैं, चुंबकीय प्रभाव भी हैं। जिसके चुंबकीय प्रभाव का मतलब होता है कि विद्युत धारा के कारण, यानी कि विद्युत धारा के जो स्रोत होता है यानी कि विद्युत धारा के कारण वहाँ आसपास के क्षेत्रों में चुंबकीय गुण आ जाते हैं, इसके चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को भी उत्पन्न करता है। तापीय प्रभाव का आपने देखा कि ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव होता है, जिसके कारण चमकता हुआ जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है। इसी के आधार पे जो विद्युत आयरन होता है, जो इस्त्री जिसे कपड़ा प्रेस करने के लिए, हीटर, ये सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करते हैं। इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत इस्त्री निम्न में किसका उदाहरण। देखिए, अभी ये प्रश्न आगे भी मिला कि विद्युत इस्त्री जिसे कपड़ा हम लोग आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो किसका उदाहरण है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करता है। और विद्युत इस्त्री में देखिए ऐसे नाइक्रोम के तार लगे होते हैं, और ताकि नाइक्रोम का तार का जो गलनांक होता है वो काफ़ी उच्च होता है और इसलिए वो आसानी से गर्म होता है और वो उसे कपड़ा इस्त्री करने में वो काम आता है। विद्युत हीटर में भी उसी तार का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर विद्युत इस्त्री काम करता है। नेक्स्ट है कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में किस पर निर्भर करती है। पदार्थ पर, लंबाई पर, मोटाई पर या इनमें से सभी पर निर्भर करती हैं। तो किसी तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी मात्रा जो निर्भर करती है, यानी कि इनमें से सभी पर, पदार्थ पर और उसकी लंबाई पर भी और उसकी मोटाई पर, इन सभी बातों पर किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है, जिसको हम एसी करंट कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा दो प्रकार की होती हैं, एसी और डीसी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और एक डायरेक्ट करंट होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के कारण निम्न में से कौन से प्रभाव नहीं होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के कारण कौन से प्रभाव नहीं होते हैं ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि रासायनिक प्रभाव जो है वो प्रत्यावर्ती धारा के कारण नहीं होता है। अब जो आप सुन लीजिए कि जो बैटरियों के द्वारा जो धारा उत्पन्न की जाती हैं उसको हम डीसी कहते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट करंट होता है, डिस्ट धारा कहते हैं। जबकि जो एसी यानी कि जो ट्रांसफार्मर से जो धारा आती हैं तो उसको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। तो रासायनिक प्रभाव जो है वो विद्युत धारा के विद्युत धारा के कारण ये रासायनिक प्रभाव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है। फ्यूज जो एक सुरक्षा तार के रूप में भी जाना जाता है, कि किसी परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है कि जब विद्युत धारा की वोल्टता ज़्यादा होती है तो एक निश्चित सीमा के बाद वो फ्यूज तार गल जाता है, जिससे परिपथ की जो विद्युत धारा जो प्रवाह होता है वो बंद हो जाता है और इसके चलते परिपथ सुरक्षित बच जाता है। तो फ्यूज एक प्रकार का सुरक्षा का एक उपाय भी है। तो फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है। तो देख लीजिए, एमसीबी, निक्रोम, फिलामेंट या फिर स्विच, किसका उपयोग होता है ये बताना है। तो आजकल फ्यूज के स्थान पे ये एमसीबी का यूज होता है। आप देखते हैं कि एमसीबी जो विद्युत परिपथ के साथ लगा रहता है, जिसको डाउन कर देने से उस परिपथ की धारा वो बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके से आजकल फ्यूज के जगह पे एमसीबी का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है। विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा बहने का कारण कौन सा नहीं है, देख लीजिए। ऑप्शन इसका है, स्विच ऑफ की स्थिति में
परिपथ से अधिक धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि शॉर्ट सर्किट होता है, जिसको लघु पथन कहते हैं, या तारों का सीधा संपर्क भी आने से या ओवरलोडिंग के चलते भी उस परिपथ से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यानी कि अत्यधिक धारा का प्रवाह होने लगता है, जिससे बहुत से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे बिजली का बल्ब हो गया, पंखा हो गया, या हीटर है, या अन्य जो भी उपकरण हम इलेक्ट्रिक जो उपकरण उस परिपथ से जुड़े रहते हैं, उसके ख़राब होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है कि किसी तार में जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो यह कैसा व्यवहार करती हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो यह कैसा व्यवहार करती हैं, यानी कि वो चुंबक की तरह। हमने बताया था कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती हैं, तो इसलिए देख लीजिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो वो तार जो है कि वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है। और नेक्स्ट है कि फ्यूज तार आमतौर पर किसका बना होता है। फ्यूज तार जो है, जिसको कहा जाता है कि सुरक्षा का उपाय है, वो किसका बना होता है। तो देख सकते हैं आप, फ्यूज जो तार होता है वो टीन और शीशा का बना होता है, और जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है, वो आसानी से उगल जाता है। नेक्स्ट है कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है। वाहनों में जो वाहन के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, तो उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र लगा रहता है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि उसमें ये ऑडोमीटर लगा रहता है, जो वो दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर उसके स्पीड को मापने का काम करता है। और नेक्स्ट है कि एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, तो बस की गति क्या होगी। बस की गति क्या है ये दिखाना है। तो 90 मिनट में 54 किलोमीटर वो दूरी तय करता है, तो उसकी गति क्या है। अब देखिए, इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है कि खेल गतिविधियों के समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है। जो खेल गतिविधियों का समय अंतराल को मापने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसके स्टॉप वॉच कहते हैं, और ये खेल गतिविधियों के समय अंतराल को मापने का काम करता है। और नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है। सीधी रेखा में अगर उसकी गति बदलती रहती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे असमान गति कहते हैं। और नेक्स्ट है कि सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी होती है। सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी होती है, तो ये होती है सरल लोलक की जो गति होती है, वो सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है। सूर्य के द्वारा जो छाया जो डाली जाती है, उसका अध्ययन पर आधारित कौन सा इसमें है। तो ये सन डायल कहते हैं, जो सूर्य के द्वारा जो परछाइयाँ बनती है उसके आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है। और इसका सही जवाब है, यानी कि उसको किलोमीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, जब अंतरिक्ष रॉकेट जो जितनी दूरी तय करता है उसकी गति को। ये देखिए, आप यहाँ से न्यूमेरिकल का एक प्रश्न है, इसके बाद से हम फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें ये अगला है कि देखिए, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे को क्या कहते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो देख सकते हैं आप, कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे को क्या कहते हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप इसे, यानी कि कायिक परिवर्तन के द्वारा जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं। देखिए, उसमें प्रश्न में कुछ फॉल्ट है, कुछ प्रश्न है कि क्या कहते हैं, और यहाँ ऑप्शन में नहीं है, यानी कि उसके विशेषताओं को पूछा है। तो देखिए, उसको बढ़ने में कम समय लगता है। जो कायिक परिवर्तन के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं उसको बढ़ने में कम समय लगता है। अब ये जान लीजिए कि कायिक परिवर्तन आखिर क्या होता है। ये जनन की एक विधि है, अलैंगिक विधि है, ये पौधों में होता है कायिक परिवर्तन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे गुलाब का जो पौधा होता है, तो गुलाब के तने से आप क्या करते हैं कि उसमें से किसी एक उसके डाली को काट देते हैं, और उसी डाली को ले जाकर के मिट्टी में दूसरे जगह उसको रोप देते हैं, या कहते हैं कि मिट्टी में लगा देते हैं। अब उससे क्या होता है कि उसमें से नए वो उसका तना से जो है कि नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो यही कायिक परिवर्तन होता है। अब कायिक परिवर्तन के द्वारा हम बहुत से पौधों को उगा सकते हैं। जैसे ईख की गन्ने की खेती होती है, आपने देखा होगा कि जो बड़ा सा गन्ना होता है, यानी कि ईख की जो खेती होती है, उसमें यहाँ से इसके जो ये यहाँ पे जो उसके जहाँ से पौधे अंकुरन जहाँ से हुआ रहता है, देखते हैं कि आप यहाँ पे जगह जगह उसमें से, जिसको हम लोग आँख कहते हैं, जहाँ से वो निकला होता है, यहाँ से अब उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और मिट्टी में जब उसको लगा दिया जाता है, तो वहाँ से नए पौधे निकल जाते हैं। इसी तरह से गुलाब का पौधा है, नींबू का पौधा है, ऐसे बहुत सारे आप पौधों को देख सकते हैं, जिसमें पौधों की पत्तियों के द्वारा या उसके तनों को हम दूसरे जगह उससे अलग करके अगर रोप देते हैं, तो उससे एक नया पौधा निकल जाता है, और उसे ही कायिक परिवर्धन के नाम से जाना जाता है। कई बार ये भी होता है कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों के किनारे जो हैं
कि कुछ कलिकाएँ ऐसे निकली हुई होती हैं और उससे भी नए नए पौधे निकल जाते हैं। ये सभी कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। तो इसको बढ़ने में कम समय लगता है। तो ये कायिक प्रवर्धन से संबंधित कुछ बातें थी। नेक्स्ट है कि पौधे का कौन भाग अलैंगिक जनन में भाग लेता है, कौन सा जो भाग है वो लैंगिक जनन में भाग लेता है। और इसका सही जवाब है कि फूल जो होता है वो लैंगिक जनन में भाग लेता है। आपको बता दें कि जनन की क्रिया जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला को लैंगिक जनन कहते हैं, जबकि दूसरे को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक और अलैंगिक ये जनन की 2 विधियाँ हैं। लैंगिक जनन में आप जानते हैं कि जिसमें 2 लिंग यानी कि नर और मादा भाग लेते हैं और उसके द्वारा किसी संतान की उत्पत्ति होती है, उसको लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में ये जो लिंग ये लैंगिक जनन से अलग होता है और उसमें किसी एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति का उसमें उसका जन्म होता है। तो पौधे में जो लैंगिक भाग में जो लैंगिक जनन में जो भाग लेते हो तो फूल होता है, यानी कि फूलों के द्वारा, फूल में भी स्त्री केसर और पुंकेसर यानी कि पुंकेसर 2 प्रकार के वो लिंग होते हैं और उसके संयोग से एक नए फूल का विकास होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शकरकंद में किससे कायिक प्रवर्धन होता है। देख लीजिए, हमने बताया था कि जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पत्तियों से भी हो सकता है, जड़ों से भी हो सकता है, या बीजों से या तनों से, सबसे हो सकता है। तो शकरकंद में बताना है कि कायिक प्रवर्धन यानी कि जो नए पौधे का जन्म होता है वो किस भाग से होता है। ये इसमें जड़ से होता है यानी कि। और इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि आलू के पौधों की आँख क्या होती हैं। आलू के पौधों की आँख क्या होती हैं। देखिए, किसी भी पौधे की जड़ जैसी, फूलों की कली जैसी, या फिर बायोफिलम की पत्ती की कली जैसी। देखिए अभी ये जो नाम यहाँ पे दे रहा है बायोफिलम, इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि बायोफिलम जो है उसकी पत्तियों में कलिकाएँ निकली होती हैं किनारे किनारे पर और उससे एक नया पौधा निकल जाता है। तो यहाँ से जो प्रश्न का जवाब है कि आलू के पौधों की आँख क्या होती हैं, तो इसका सही जवाब है उसमें बायोफिलम की पत्ती जैसी कली होती हैं और उसी को आलू की आँख कहते हैं। और नेक्स्ट है कि कायिक प्रवर्धन किस प्रकार का उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन आपने देखा कि जब एक पौधे से दूसरे पौधे का जन्म होता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है, यानी कि उसमें नर और मादा यानी कि 2 लिंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी एक पौधों से, उसके पत्तों से या उसके तनों से या जड़ों से एक नए पौधे का जन्म होता है या विकास होता है, तो उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। इसके बाद के नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से कि विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है। ये 375वां प्रश्न है, देख सकते हैं विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है। ये सभी जो प्रश्न है वो क्लास 7 और 8 के 6 से लेकर के और 8 तक के सभी प्रश्न हैं। तो विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है ये बताना है। तो विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में जो है कि एक से अनेक बीजांड पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि यीस्ट प्रजनन किस प्रकार करते हैं। यीस्ट जो होते हैं वो किस प्रकार प्रजनन करते हैं, तो इसका सही जवाब है कि मुकुलन के द्वारा, यानी कि मुकुलन होता है और मुकुलन के द्वारा जो यीस्ट हैं वो प्रजनन करते हैं। मुकुलन की जो क्रिया होती हैं वो हाइड्रा में भी होता है। उसमें भी क्या होता है कि एक प्रकार का एक उसकी जीव होते हैं और उसमें क्या होता है कि एक पौधे ऐसे रहते हैं उसमें और यहाँ से एक छोटी सी कलिकाएँ निकली रहती हैं। फिर नेक्स्ट फेज में आप देखेंगे कि ये पौधों की जो कलिकाएँ जो वो बड़ी हो जाती हैं और ऐसे करते करते ये अगले फेज में आकर के ये जो कलिकाएँ हैं वो एक टूट जाती हैं और एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। इससे मुकुलन कहते हैं। तो यीस्ट में प्रजनन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। और कवक में प्रजनन कैसे होता है। देखिए अगला प्रश्न है, कवक में प्रजनन कैसे होता है। तो कवक में जो प्रजनन होता है वो बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। और स्पाइरोगोइरा ये किस प्रकार का अलैंगिक रूप में प्रजनन करता है। स्पाइरोगोइरा जो है वो किस प्रकार अलैंगिक रूप से जनन करता है। तो ये भी जो है कि ये विखंडन के द्वारा, यानी कि बहुत से जीवों में विखंडन के द्वारा भी अलैंगिक की क्रिया होती है, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव का जन्म हो जाता है। जैसे आपने अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा में भी ऐसे होता है कि आगे चल के इसका केंद्रक जो होता है वो 2 भागों में बंट जाता है और ऐसे अमीबा जो है कि आगे चल के 2 भागों में बंट जाता है और इस तरीके से 2 जीव इसमें बन जाते हैं। तो स्पाइरोगोइरा में जो है कि अलैंगिक रूप से प्रजनन होता है विखंडन के द्वारा। और नेक्स्ट है कि फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। फर्न में अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो यानी कि बीजाणु निर्माण के द्वारा इसमें भी होता है। और निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक होता है। फिलामेंट, ओब्यूले, पराग या फिर एंथर में। तो जो नर युग्मक होते हैं वो यानी कि पराग कणों में जो होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। ये फूलों में होता है पराग कण। और नेक्स्ट है कि निम्न में जाइगोट किस में विकसित होता है। जाइगोट जो होता है
तो जाइगोट किस में विकसित होता है? इसका सही जवाब है कि भ्रूण में। भ्रूण में जो है कि जाइगोट होता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं? किस पौधे पर उभयलिंगी यानी कि इसमें 2 लिंग पाए जाते हैं, ऐसे फूल किस पौधे पर लगते हैं? इसका सही जवाब है सरसों जो है वो उभयलिंगी पौधे का एक उदाहरण होता है, सरसों में। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीकेसर का भाग है? 383वां प्रश्न है, स्त्रीकेसर का भाग इसमें से कौन सा है? और इसका सही जवाब है स्टिग्मा जो है वो स्त्रीकेसर का एक भाग होता है जो फूलों में पाया जाता है। स्त्रीकेसर और पुंकेसर ये 2 जो हिस्से हैं वो, यानी कि स्त्रीकेसर वो जो है कि मादा भाग है, जबकि पुंकेसर वो नर भाग होता है, वो फूलों में पाए जाते हैं। और निम्न में से कौन स्त्रीकेसर का भाग नहीं है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है एंथर जो होता है वो स्त्रीकेसर का भाग नहीं है। बाकी जो अंडाशय होता है, ओव्यूले होता है और स्टाइल जो होता है वो स्त्रीकेसर का भाग हैं। हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन है? ये मानव शरीर से संबंधित प्रश्न है। परिसंचरण जो तंत्र होता है, जो सर्कुलेशन का जो तंत्र होता है, उसमें पंपिंग अंग किसे कहते हैं? जो पंप करता रहता है। तो इसका सही जवाब है ये सभी। देखिए हृदय जो है, धमनी, शिरा, ये सभी जो है कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। धमनी और शिरा क्या करती हैं कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर के चारों तरफ से वो उसको ले जाने और ले आने का काम करती हैं, जबकि हृदय जो है कि पंप करता रहता है। तो ये पंपिंग आर्म यानी कि हृदय, धमनी और शिरा ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि रक्त की अवस्था क्या होती है? रक्त किस अवस्था में पाया जाता है? तो आप जानते होंगे कि रक्त जो है कि वो लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि ये पाइप की तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दोतरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें ऊपर लिखित सुविधाओं के लिए योग्य हैं? कौन सा ऊतक है? देख लीजिएगा, पौधों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक का नाम होता है जाइलम ऊतक और दूसरा होता है फ्लोएम ऊतक। अब इसमें देखिए ये पदार्थों का, ये कह रहा है ना कि पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होते हैं खाद्य पदार्थों के लिए ये उनका ये करते हैं। तो इसमें जो संवहनी ऊतक होते हैं वो इसका सही जवाब है, यानी कि संवहनी ऊतक का काम करता है कि वो पदार्थों का परिवहन करते रहते हैं, यानी कि उनका संवहन करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुंचाते रहते हैं। और इसका आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। इस तरीके से ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों को हम अभी देखेंगे। कुल 1000 प्रश्नों का टारगेट है, जिसमें अभी ये 388 प्रश्नों को इसमें देखा गया है। इसके बाद के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।